हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एसआरजी ट्यूशन। सो जैसे हम एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे फिर से। और आज की वीडियो में हम दो बायोलॉजिकल एवोल्यूशंस की थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे म्यूटेशन थ्योरी, जो कि हमें दी थी ह्यूगो डैवरीज ने। एंड सेकंड थ्योरी जो है हम पढ़ेंगे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, जो कई सारी थ्योरीज को आपस में मिला के एक मेन थ्योरी बनती है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें म्यूटेशन थ्योरी की, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूटेशन थ्योरी दी किसने थी। म्यूटेशन थ्योरी जो है वो दी थी ह्यूगो डैवरीज ने। अब कई बार पूछा जाता है कि ह्यूगो डैवरीज ने किस ऑर्गेनिज्म पे या किस प्लांट पे काम करा था अपनी म्यूटेशन थ्योरी को देने के लिए या म्यूटेशन थ्योरी की स्टडी के लिए। तो इन्होंने काम करा था इवनिंग प्राइमरोज पे, जिसको हम ओनिथ्रा लैमार्कियाना भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि म्यूटेशन थ्योरी थी क्या, इसमें बताया क्या गया था, तो म्यूटेशन थ्योरी में कहा गया अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी म्यूटेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। जो ह्यूगो डैवरीज थे उन्होंने कहा अपनी म्यूटेशन थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में, इन्होंने कहा कि जो म्यूटेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन के लिए। म्यूटेशन प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। इन्होंने कहा कि जो म्यूटेशन है वो रॉ मटेरियल होती है एवोल्यूशन के लिए। फिर इन्होंने कहा कि जो म्यूटेशन होती है वो सोर्स होती है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन से इनका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में वो वेरिएशन जाएगा या हमेशा आपको यूजफुल रहेगा, वो आपको कभी कभार अफेक्ट भी कर सकता है, आपको किल भी कर सकता है। जैसे कि लिथल जीन के एग्जांपल जब आप पढ़ते हो तो उसमें डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की वजह से लिथल जीन का फॉर्मेशन होता है। तो म्यूटेशन जो है सोर्स है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा जाता है, डार्विन एंड ह्यूगो डैवरीज की थ्योरीज में क्या क्या डिफरेंस था वेरिएशन और म्यूटेशंस को लेके। तो अगर हम बात करें डार्विन साहब की, तो अकॉर्डिंग टू डार्विन यानी डार्विन साहब के हिसाब से जो वेरिएशन होती है वो स्मॉल होती है, मतलब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बहुत थोड़ी होती है, बहुत छोटी होती है, और कंटिन्यूअस होती है यानी लगातार होती रहती है। डायरेक्शनल होती है यानी एक ही डायरेक्शन में चलती है, यानी कि एडवांटेज देने के लिए ही हमेशा वो वेरिएशन काम करता है। और ये जो वेरिएशन होता है एडेप्टिव होता है नेचर में, यानी नेचर इसे सिलेक्ट कर लेती है। वहीं अगर हम ह्यूगो डैवरीज की बात करें तो ह्यूगो डैवरीज ने कहा कि जो वेरिएशन होती है ये एक लार्ज वेरिएशन है, मतलब एकदम से ही बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। डिसकंटिन्यूअस होती है, जिसका मैंने आपको मतलब समझा दिया। नॉन डायरेक्शनल होती है और रैंडम होती है। रैंडम मतलब इसे नेचर सिलेक्ट भी कर सकता है, नहीं भी सिलेक्ट कर सकता। अब यहाँ पे इन्होंने ये जो लार्ज म्यूटेशन की बात करी, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं सॉल्टेशन या साल्टेशन, जो भी आप इसको प्रोनाउंसिएशन करना चाहो। तो साल्टेशन या सॉल्टेशन होता क्या है? सॉल्टेशन या साल्टेशन का मतलब होता है कि जब एक ही बार में बहुत बड़ी म्यूटेशन देखने को मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं साल्टेशन, कि एक प्रोजेनी से नेक्स्ट प्रोजेनी में गया और उसी प्रोजेनी में एक ही बार इतनी बड़ी म्यूटेशन हुई कि हमें एक नया कैरेक्टर देखने को मिल गया या एक नया फिनोटाइप देखने को मिल गया, तो उसको हम बोलते हैं साल्टेशन। अब अगर हम बात करें ह्यूगो डैवरीज, तो ह्यूगो डैवरीज ने कहा कि जो एवोल्यूशन है वो सडन यानी एकदम से होने वाला प्रोसेस है। इसके लिए इन्होंने टर्म यूज करा था साल्टेशन। इन्होंने कहा कि जो एवोल्यूशन है वो साल्टेशन होती है। एवोल्यूशन एक सडन और एक जर्की प्रोसेस है, यानी एकदम से होने वाला प्रोसेस है। वहीं जो हमारे डार्विन साहब थे, डार्विन साहब ने कहा कि जो एवोल्यूशन होता है ये बहुत स्लो होता है और ग्रेजुअली होता है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी की, जो कि आज की एक थ्योरी है जिसमें कई सारी थ्योरीज को इंक्लूड करा गया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैनी फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। इस थ्योरी के हिसाब से, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के हिसाब से कई सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो नई स्पीसीज या ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन दिया जाता है जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो का, सेकंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, थर्ड म्यूटेशन, फोर्थ रिकॉम्बिनेशन एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है नेचुरल सिलेक्शन। सो सबसे पहले हम बात करते हैं जीन फ्लो की, कि जीन फ्लो होता क्या है। देखो, मानो एक ये पॉपुलेशन है जिसको मैंने पॉपुलेशन 1 कहा और एक ये पॉपुलेशन है जिसको मैंने पॉपुलेशन 2 कहा। अब सबसे पहले आप पॉपुलेशन का मतलब समझो कि पॉपुलेशन होता क्या है।
पॉपुलेशन एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, सेम ही स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम एक पॉपुलेशन बोलते हैं, जो एक जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, अब उस पॉपुलेशन की जितनी भी जीन्स और उनकी जो एलीली है, पॉपुलेशन में जितनी भी जीन हैं, अब आपको पता है जीन की एलीलीज होती हैं, तो उन जीन की जितनी भी एलीलीज हैं उनका जो कलेक्शन है उसको हम बोलते हैं जीन पूल। तो पॉपुलेशन 1 का ये मान लो एक जीन पूल है। अब जीन पूल होता क्या है? इट इज अ टोटल कलेक्शन ऑफ ऑल जीन एंड इट्स एलीली इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी जीन है, उन जीन्स की जितनी भी एलीली हैं, सबका जो कलेक्शन होगा उसको हमने जीन पूल कहा। ठीक है, तो ऐसे ये पॉपुलेशन 1 का जीन पूल है, ये पॉपुलेशन 2 का जीन पूल है। अब मान लो यहां पे मल्टीपल माइग्रेशन हुई। मल्टीपल माइग्रेशन मतलब कुछ इंडिविजुअल यहां से यहां चले गए, कुछ इंडिविजुअल यहां से यहां चले गए, तो जीन पूल क्या हो रहा है? आपस में मिक्स हो रहा है, और यहां पे क्या हो रही है? चीजें एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रही हैं, मूव कर रही हैं। इसी को हमने कहा मल्टीपल माइग्रेशन हो रहा है जीन पूल का या इंडिविजुअल्स का, क्योंकि इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स मूव करेंगे तभी जीन पूल मूव करेगा। तो ये जो मल्टीपल माइग्रेशन होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। और ये रिस्पॉन्सिबल क्यों होता है? क्योंकि इसकी वजह से जीन पूल चेंज हो रहा है हमारा, क्योंकि यहां से कुछ जीन पूल या यहां से कुछ एलीली यहां चली गई, यहां से कुछ एलीली यहां चली गई। अब इस एलीली के जो इंडिविजुअल्स हैं वो इस पॉपुलेशन में जब मीटिंग करेंगे तो वहां से एक नया वेरिएशन बनेगा, इसी तरीके से यहां पे भी एक नया वेरिएशन बनेगा। तो इस तरीके से ये न्यू स्पीसीज बनाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल दूं, तो आपने एक मूवी अगर आप देखते हैं तो, और आप मार्वल को जानते हैं तो उनकी एक मूवी आ रही है ब्लैक पैंथर 2। उसमें आप देखेंगे कि जो नेमोर है ना, वो 2 तरीके के इंडिविजुअल से मिलके बनाए, एक स्पीसीज जो वाटर में रहती है और एक जमीन पे रहने वाली स्पीसीज। इन दोनों स्पीसीज के मिलने से एक इंडिविजुअल बनता है और उसको हम नेमर कहते हैं, जो उस इंडिविजुअल का नाम होता है। लेकिन वो मूवी की बात है, मैं यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कैसे जीन पूल चेंज होने की वजह से एक नई स्पीसीज बनती है। अब हम बात कर लेते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट की। जेनेटिक ड्रिफ्ट की अगर हम बात करें तो ये रैंडम होती है और नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल मतलब जरूरी नहीं है कि ये एक नई स्पीसीज बना ही दे, ये कई बार स्पीसीज खत्म भी कर देता है। चेंज ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी इन स्मॉल पॉपुलेशन। यहां पे एक चीज याद रखना कि अगर हम जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें तो जेनेटिक ड्रिफ्ट एक स्मॉल पॉपुलेशन में देखा जाता है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप आगे एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसको हम हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल बोलते हैं या हार्डी विनबर्ग इक्वेशन बोलते हैं। वहां पे जो चीजें हम बताते हैं वो लार्ज पॉपुलेशन के लिए होता है, लेकिन जो जेनेटिक ड्रिफ्ट में हम जीन फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं वो एक स्मॉल पॉपुलेशन के लिए होती है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है? रैंडम या फिर नॉन डायरेक्शनल चेंज होना जीन फ्रीक्वेंसी में एक स्मॉल पॉपुलेशन की बाय चांस, उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब ये जेनेटिक ड्रिफ्ट या ये बाय चांस चेंज जीन फ्रीक्वेंसी में हो कैसे सकता है? ये कुछ इस तरीके से हो सकता है कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाए, या फिर कोई इंडिविजुअल बाय चांस माइग्रेट कर जाए, या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, ड्राउट आ जाए, बाढ़ आ जाए, ठीक है, ऐसे कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो उसकी वजह से बाय चांस जो हमारी जीन फ्रीक्वेंसी एक स्मॉल पॉपुलेशन की वो चेंज हो सकती है। अब इसका इफेक्ट ये भी हो सकता है कि पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। जैसे अगर कोई इंडिविजुअल माइग्रेट कर रहा है तो वो जहां पे जाएगा वहां की पॉपुलेशन को बढ़ा देगा। जियोग्राफिकल आइसोलेशन, अगर आप एवोल्यूशन को अच्छे से पढ़ोगे तो आप ये पढ़ोगे कि अभी जो ऑस्ट्रेलिया है हमारा, ऑस्ट्रेलिया ये पहले एशिया से ही चिपका हुआ था, लेकिन जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है अलग हो गया, और ऑस्ट्रेलिया के अलग होने की वजह से वहां पे कंगारू जो थे वो सरवाइव कर पाए, तो वहां पे एक पूरा जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया। अब देखिए इसी जेनेटिक ड्रिफ्ट में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, बोटल नेक इफेक्ट। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मान लो ये एक बॉटल है, हम इसमें कई सारे इंडिविजुअल्स को छोड़ दें, ठीक है, और सिर्फ एक ओपन रख के जहां से कुछ ही देर में हम इंडिविजुअल्स को निकलने देंगे, तो ये क्या हो गई? एक नेचुरल कैलेमिटी हो गई, जहां पे हमने चांस क्या करा? डिक्रीज कर दिया। अब जो इंडिविजुअल यहां से
कर पाएंगे, जो यहाँ से सरवाइव कर पाएंगे, वही आगे चल के नई स्पीसीज बनाएंगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बोटल नेक इफेक्ट, कि यहाँ पे ये एक पूरी पॉपुलेशन है। अब कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ गई, मतलब ड्राउट आ गया या बाढ़ आ गई या ऐसा कोई चीज हो गया जिसकी वजह से पूरी पॉपुलेशन खत्म हो गई, बस 4-5 इंडिविजुअल बचे। तो अब वो 4-5 इंडिविजुअल क्या करेंगे, नई स्पीसीज के लिए नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करेंगे। ये हमें बताया गया बोटलनेक इफेक्ट के द्वारा। अब इसी तरीके से एक आता है हमारा फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, मान लीजिए कोई एक ओल्ड पॉपुलेशन थी जहां पे कई सारे लोग रहते थे, वहां से कोई एक ऑर्गेनिज्म निकला या एक इंडिविजुअल निकला और वो ऐसी जगह पे चला गया जहां पे कोई नहीं रहता था। उसने धीरे धीरे सर्वाइव करा और फिर उसने रिप्रोडक्शन के थ्रू नई प्रोजेनीज बनाना चालू करा और वहां से एक नई पॉपुलेशन बनी। इसी को हम बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आप अब जो शहर सुनते हो नोएडा, पहले ये बहुत ही ज्यादा खाली था। नोएडा, गुड़गांव, पहले ये काफी ज्यादा खाली थे, सिर्फ यहाँ पेड़ थे, जंगल थे। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे इंडस्ट्रीज आई तो लोगों ने यहाँ मूव करना स्टार्ट करा और वहां पे अब एक अलग पॉपुलेशन है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि फाउंडर इफेक्ट होता क्या है। इसी तरीके से अगर हम आगे मूव करें और बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जो इस थ्योरी में बताया गया वो था हमारा म्यूटेशन या फिर जेनेटिक बेसिस ऑफ एडेप्टेशन। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो हमारी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है, इसमें कई सारी थ्योरी को इंक्लूड करा गया। उसमें से एक थ्योरी ये भी बताई गई म्यूटेशन की या फिर जेनेटिक बेसिस ऑफ एडेप्टेशन की। इसमें एक एक्सपेरिमेंट करा गया जिसको हम लैडरबर्ग्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इन्होंने क्या करा, पहले एक बैक्टीरियल कॉलोनी को काफी सारी जनरेशन तक ग्रो करवाया। ठीक है, फिर इनकी प्लेटिंग करी, यानी एक प्लेट में इनको रखा बिना एंटीबायोटिक के, यानी इस प्लेट में या इस मीडियम में कोई भी एंटीबायोटिक नहीं था। अब इन्होंने क्या करा, एक और मीडियम लिया और इस मीडियम में इन्होंने एंटीबायोटिक को डाला। क्या करा, इसमें एंटीबायोटिक को डाला। अब कुछ ऑर्गेनिज्म को या कुछ बैक्टीरिया को इन्होंने यहां से उठा के यहां पे डाल दिया। अब जब इन्होंने कुछ बैक्टीरिया को यहाँ पे डाला तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो ग्रो नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे एंटीबायोटिक है, लेकिन कुछ मतलब हजारों में से कुछ 1 या 2 या 5 क्या कर रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं। तो ये जो ग्रो नहीं कर पा रहे थे इनको इन्होंने कहा कि ये डू नॉट ग्रो, मतलब ग्रो नहीं कर पा रहे। और कुछ जो थे वो इस एंटीबायोटिक पे भी ग्रो कर रहे थे, ग्रो ऑन एंटीबायोटिक। तो इन्होंने कहा कि ये जो एंटीबायोटिक पे ग्रो कर पा रहे हैं यही रिस्पॉन्सिबल होंगे नई स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए, और वो जो नई स्पीसीज बनेगी उस पे इस एंटीबायोटिक का कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर एक म्यूटेशन डेवलप कर लिया या एक ऐसी चीज डेवलप कर ली है जिसकी वजह से ये इस एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर पा रहे हैं। इसी चीज को इन्होंने कहा जेनेटिक बेसिस ऑफ एडेप्टेशन, कि इन्होंने अपने कुछ जीन के स्ट्रक्चर में चेंज करा जिनकी वजह से इनको एंटीबायोटिक की एडेप्टेशन हो गई। आप इसको इस चीज से भी समझ सकते हो कि जब देखो, मैं एक आपको फैक्ट बताता हूं कि जब स्टार्टिंग में गुड नाइट, ऑल आउट, ये सब चीजें जब आई थी तो इन्होंने काफी सारे मच्छरों को मारा था, लेकिन आज के टाइम पे जब आप इन्हें यूज करते हो ना तो मच्छर उस ऑल आउट के ऊपर बैठ के ही तांडव करता है और कहता है कि जा मार के दिखा मेरे को। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जब वो धीरे धीरे मरने लगे तो उन्होंने नेचर में सरवाइव करने के लिए अपने बॉडी में कुछ एडेप्टेशन करी, कुछ चेंजेस करी, जिसकी वजह से वो जो ऑल आउट या जो भी गुड नाइट था उसका जो भी केमिकल था वो अब उस ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर गए। और इसीलिए अब जो मच्छर होते हैं वो गुड नाइट और ऑल आउट के ऊपर तांडव करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, द न्यू इन्वायरमेंट डज नॉट इंड्यूस द म्यूटेशन, इट ओनली सिलेक्ट द प्री एग्जिस्टिंग और प्री एडेप्टिव म्यूटेशन डेट अकर अर्लियर। यहाँ पे कहा क्या गया है ये आप समझो। यहाँ पे कहा यह गया है कि जो इन्वायरमेंट होता है वो म्यूटेशन को इंड्यूस नहीं करता, मतलब प्रकृति में जो चेंज होते हैं वो कभी भी म्यूटेशन को इंड्यूस नहीं करते हैं। तो फिर ये करते क्या है, इन्वायरमेंट में जो चेंज होते हैं वो क्या करते हैं, पहले जिन ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हो चुकी है, अगर वो म्यूटेशन उस नेचर के
कहते हैं नेचर के अनुकूल है, ठीक है, उसके अलोंग विद है कि उस म्यूटेशन वाला पर्सन उस नेचर में सरवाइव कर पा रहा है, तो नेचर बस उस चीज को सिलेक्ट करता है, इंड्यूस नहीं करता। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे ये कहा गया है कि जो इन्वायरमेंट है वो म्यूटेशन को इंड्यूस नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ पहले से हो रखी म्यूटेशंस को सिलेक्ट करता है। और यही म्यूटेशंस, ये जो एडेप्टिव म्यूटेशंस होती हैं जो नेचर में सरवाइव कर पाती हैं, ये कई सारी जनरेशंस के बाद ओवर फ्यू जनरेशन रिजल्ट इन स्पीशिएशन, यानी एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो नई स्पीसीज बनती है ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन शो करती है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि मान लो ये स्पीसीज ए है, इस स्पीसीज ए से बनी स्पीसीज बी, तो अब स्पीसीज बी का कोई भी इंडिविजुअल स्पीसीज ए के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो किसी भी स्पीसीज को हम न्यू स्पीसीज तभी मानते हैं जब वो अपनी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन ना कर पाए, या फिर हम कह सकते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन शो करे, तभी हम उसको न्यू स्पीसीज कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। तो नेचुरल सिलेक्शन आप पहले ही डार्विनिज्म में समझ चुके हो कि कैसे होता है, जहां पे हमने इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का एग्जाम्पल भी देखा। यहां पे मैं आपको टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बताता हूं कि नेचुरल सिलेक्शन किस तरीके से कर्व को शिफ्ट कर देता है। तो अगर हम बात करें नेचुरल सिलेक्शन की, तो मान लीजिए ये हमारा एक नॉर्मल किसी पॉपुलेशन का ग्राफ है, ठीक है, नॉर्मल किसी भी पॉपुलेशन का क्या है, ग्राफ है। अब मान लो इसमें कुछ एडेप्टेशन आई, कुछ चेंजेस आए, जिसकी वजह से इसकी ये जो पीक थी ये क्या हो गई, नैरो हो गई। क्या हो गई, नैरो हो गई, यानी बहुत कम इंडिविजुअल इस पीक पे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो नेचुरल सिलेक्शन ये हुआ, ये स्टेबलाइजिंग नेचर का था, यानी वो पॉपुलेशन को स्टेबल कर रहा था, यानी जो वीक इंडिविजुअल्स हैं उनको एलिमिनेट कर रहा था और जो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं उनको सिलेक्ट कर रहा था। इसी की वजह से इसकी जो पीक थी वो नैरो हो गई, और इस तरीके के नेचुरल सिलेक्शन को हम स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। इसका एक आप केस देख सकते हो या एग्जांपल देख सकते हो सिकल सेल अनीमिया के केस में। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो होता है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। अब डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है कि जैसे मान लो दो स्पीसीज हैं, स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, तो इसमें क्या होगा कि एक टाइम पे वो स्पीसीज ए को फेवर करेगा, दूसरे टाइम पे स्पीसीज बी को फेवर करेगा, कभी भी दोनों स्पीसीज को एक साथ फेवर नहीं करेगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, जैसा कि आपने देखा था इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में। और यहाँ पे जो पीक है वो शिफ्ट हो जाती है एक डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्पीसीज को वो फेवर करता है। अब जैसे आपने उसमें देखा था इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के केस में कि विंग मोथ, वाइट विंग मोथ इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ज्यादा थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ब्लैक विंग मोथ ज्यादा थे। तो वो पीक कैसा था, हमारा डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन था। अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि नेचुरल सिलेक्शन जो है उसकी वजह से दो पीक बन जाए। दो पीक मतलब पहले तो वही ऑर्गेनिज्म रहे जो थे और जिनमें म्यूटेशन हुई या वेरिएशन हुई, उनकी भी एक पीक बन गई। तो इसको हम बोलते हैं डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। मतलब ये इंडिविजुअल तो नेचुरल सिलेक्शन से पहले भी प्रेजेंट थे, इनकी पीक पहले ही थी, जैसा आप यहां पे देख सकते हो इस वाले में। अब नेचुरल सिलेक्शन जब हुआ तो ये तो सरवाइव कर गए, साथ ही साथ कुछ और इंडिविजुअल्स थे जिनके पास अलग एबिलिटी थी, वो भी सरवाइव कर गए। तो यहाँ पे दो पीक फॉर्म हुई। तो ऐसे नेचुरल सिलेक्शन को हम बोलते हैं डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। और ये जो डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन होता है ये म्यूटेशन की वजह से देखने को मिलता है, बट नेचर में जो डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन होता है ये बहुत कम देखा जाता है। सो आई होप ये जो आपकी थ्योरीज थी, जैसे कि जो हमने जितनी भी अभी तक थ्योरी बात करी वो सब आपको समझ में आ गई हो।
नेक्स्ट वीडियो में हम हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल की बात करेंगे एंड ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन पढ़ेंगे।